नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे का यह विश्लेषण आधारित विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, एआई की धाक लगातार बढ़ती जा रही है और अब एआई खेती में भी अपनी पैठ बना चुका है। यूएई ने हाल ही में इस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई थी। आज जो एआई से नहीं जुड़ा है या इसे इग्नोर कर रहा है, आने वाले समय में वह प्रतिस्पर्धा की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएगा। इसलिए एआई को अपना दोस्त बनाना शुरू कर दीजिए। यदि अभी तक आपने इसे नहीं बनाया है, आप जहां हैं उससे और यदि आगे बढ़ना है तो एआई को तो अपनाना ही पड़ेगा। एआई का कृषि में क्या उपयोग हो रहा है और इसका क्या भविष्य है, इस पर भी चर्चा करेंगे आज। लेकिन पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस क्या हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। 2030 तक $8.5 अरब का होगा एआई इन एग्रीकल्चर का बाजार। भारत यूरोपीय यूनियन व्यापार समझौते में फॉरेस्ट बेस्ड उत्पादों को शामिल करने की उठी मांग। बांग्लादेश के नए आयात फैसले से भारतीय मिलर्स के लिए खुले बड़े अवसर। ब्राजील और नाइजीरिया बने भारतीय फार्मा निर्यात के नए ग्रोथ इंजन। तो यह थी आज की वह 4 प्रमुख खबरें जिन्हें हमने आज अपने इस विश्लेषण के लिए चुना है। तो चलिए आरंभ करते हैं पहली बड़ी खबर के विश्लेषण से। दर्शकों, एआई का जलवा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और कृषि में भी एआई का दखल बढ़ रहा है। बीसीसी रिसर्च की नई रिपोर्ट कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती में तेजी से घुस रहा है। 2025 में ये बाजार करीब $2.8 अरब का था, जो 2030 तक बढ़कर $8.5 अरब होने का अनुमान जताया गया है। यानी हर साल 25.1% की रफ्तार से यह व्यापार बढ़ेगा। मतलब 3 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जो बहुत तेज है। ये किसानों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि एआई उत्पादन बढ़ाएगा, पैसे बचाएगा और फैसले आसान करेगा। कल्पना कीजिए कि किसान अब मोबाइल ऐप से फसल देखेंगे, ड्रोन से कीट मारेंगे और मशीनें बताएंगी कब पानी देना है और कब नहीं देना है। ये सब एआई से हो रहा है। आइए इसे हम सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये खबर क्या कहती है, क्या मायने हैं इसके और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, ये खबर बताती है कि खेती अब पुराने तरीकों से नहीं बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी से चलेगी। बीसीसी रिसर्च एक बड़ा रिसर्च ग्रुप है जो टेक्नोलॉजी और मार्केट पर रिपोर्ट बनाता है। उनकी ये रिपोर्ट कहती है कि एआई खेती को बदल रहा है क्योंकि दुनिया में फूड डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जमीन और पानी तो सीमित है। 2025 में यह बाजार $2.8 अरब का है, जो 5 साल में $8.5 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। ग्रोथ की वजह क्या है? तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है और किसानों तक एआई पहुंचना अब और आसान हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एआई की मुख्य तकनीकें क्या हैं? तो एआई मशीन लर्निंग के द्वारा डेटा से सीखकर फसल की भविष्यवाणी करता है, जैसे कब बोना है, कब काटना है, और कंप्यूटर विजन तकनीक से कैमरों से फसल देखकर बीमारी या कीट का पता लगाता है। और ड्रोन एनालिटिक्स से ड्रोन से खेत स्कैन करके कीटनाशक स्प्रे करता है बिना किसी इंसानी मदद के। और प्रिसीजन फार्मिंग से सटीक तरीके से पानी, खाद, कीटनाशक डालना, जिससे बर्बादी कम होती है। ये सब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मजदूरी महंगी हो रही है, श्रमिक कम मिल रहे हैं और ड्रोन जैसे टूल्स से कीट खरपतवार कंट्रोल आसान हो गया है। रियल टाइम फैसले से किसान 20 से 30% तक अधिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस तकनीकी से किसानों का फायदा होगा, उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी। इससे पानी की 30% तक बचत संभव है। कीटनाशक की लागत भी कम होगी क्योंकि एआई के द्वारा सही मात्रा और सही जगह का चुनाव संभव है और यह तकनीकी छोटे किसानों को भी ऐप्स के द्वारा उपलब्ध हो पाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होगी और सॉफ्टवेयर सेगमेंट इसमें सबसे आगे रहेगा। ऐप्स, सॉफ्टवेयर टूल्स की डिमांड बढ़ेगी। फिलहाल अमेरिका, कनाडा इसका सबसे बड़ा बाजार है क्योंकि वहां टेक एडवांस्ड है, लेकिन एशिया यानी भारत, चीन में भी तेज ग्रोथ होगी। कुल मिलाकर वैश्विक फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी, कुपोषण कम होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा क्योंकि बर्बादी कम होगी। अब सब तरफ अगर अच्छा ही अच्छा होता तो कुछ चुनौतियां भी होती हैं, तो यहाँ पर भी हैं। एआई टूल्स महंगे हैं,
छोटे किसानों के लिए पहुंच से बाहर हैं। डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी का रिस्क भी होगा। भारत जैसे देशों में इंटरनेट एक बड़ी समस्या हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में एआई अपनाना आसान नहीं होगा फिलहाल। इससे असमानता भी बढ़ सकती है। बड़े किसान और आगे चले जाएंगे और जो छोटे किसान हैं वो और पीछे रह सकते हैं अगर इसमें ग्रोथ नहीं मैनेज की गई। तो दोस्तों, रिपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव है, इंस्पिरेशनल है। एआई खेती में क्रांति ला सकता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन सरकार को किसानों को ट्रेनिंग देना ही होगा। एआई टूल्स पर सब्सिडी भी देनी पड़ सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड को भी बढ़ाना होगा। अगर हम एआई को अपनाएंगे तो उत्पादन दोगुना तक हो सकता है, तो किसान अमीर बन सकते हैं और देश की जीडीपी में इसका योगदान और बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये भविष्य की एक झलक है, एक्साइटिंग है, लेकिन स्मार्ट तरीके से हैंडल करना इसे जरूरी है। चुनौतियां हैं, लेकिन अवसर उससे कहीं अधिक ज्यादा। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एआई से खेती में क्या बदलाव आएंगे और ये कितना सार्थक और कारगर सिद्ध होगा। आपकी राय क्या है? अब हम बात करेंगे भारत यूरोपीय यूनियन व्यापार समझौते में फॉरेस्ट बेस्ड उत्पादों को शामिल करने की मांग की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सिया ने केंद्र सरकार से कहा है कि आने वाले इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए में फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स को अलग कैटेगरी में रखा जाए। ये उत्पाद लाखों आदिवासी परिवारों की कमाई से जुड़े हैं। सिया ने कहा कि अगर इनके लिए अलग एचएसएन कोड और टैरिफ में छूट मिली तो निर्यात बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और भारत यूरोपीय यूनियन के रिश्ते और मजबूत होंगे। आइए समझते हैं कि ये मांग क्या है और इसके मायने क्या है। इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए जल्दी फाइनल होने की कगार पर है और इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड रखा गया है, मतलब कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन सिया कह रहा है कि फॉरेस्ट प्रोडक्शन को एग्री से अलग कैटेगरी में रखो ताकि आदिवासी और इंडस्ट्री को फायदा हो। ये मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लाखों आदिवासियों की आजीविका से जुड़ी है और भारत के निर्यात को बूस्ट दे सकती है। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस कई साल से चल रही हैं और अब ये अंतिम स्टेज में है। शायद 2026 में साइन भी हो जाए। यूरोपीय यूनियन और भारत दोनों ही एग्रीकल्चर को सेंसिटिव मानते हैं, इसलिए एग्री प्रोडक्ट्स को इससे बाहर रखा गया है। लेकिन सिया कह रही है कि फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स एग्री नहीं बल्कि वन आधारित हैं। ये जंगलों से आते हैं और आदिवासी इसे इकट्ठा करते हैं। उनका कहना है कि ये उत्पाद भारत के वन आधारित इंडस्ट्री की रीढ़ हैं और लाखों आदिवासी परिवारों की कमाई इससे चलती है। अगर एफटीए में शामिल नहीं हुए तो यूरोप में निर्यात मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन में सख्त रूल्स हैं। सिया के मेमोरेंडम में कहा गया कि यह सेक्टर वनरेबल है, इसके लिए अलग ट्रीटमेंट चाहिए। अब इनके मुख्य उत्पाद क्या है? तो इनके मेन प्रोडक्ट्स साल सीड्स, इसका ऑयल और फैट्स में यूज होता है। आम की गुठली, बटर और ऑयल। कोकम से फूड और मेडिसिन बनती है। मोवरा यानी महुआ से ऑयल निकलता है और खाने में भी इसका उपयोग होता है। शिया आजकल बड़ा चल रहा है, शिया बटर, जो कॉस्मेटिक में इसका यूज होता है। तो सिया इनके लिए अलग एचएसएन कोड बनाने की मांग कर रहा है और एफटीए में टैरिफ छूट की डिमांड कर रहा है। इससे निर्यात आसान होगा क्योंकि यूरोपीय यूनियन में हाई टैरिफ हैं। सिया कह रही है कि ये आदिवासियों की कमाई बढ़ाएगा और इंडस्ट्री इससे ग्रो करेगी। ऐसे में अगर मांग मानी गई तो निर्यात बढ़ेगा। यूरोपीय यूनियन बड़ा बाजार है, इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पहुंच मिलेगी, सप्लाई चेन इससे मजबूत होगी, आदिवासी से इंडस्ट्री तक चेन बेहतर बनेगी, रोजगार बढ़ेगा, लाखों आदिवासी परिवारों को फायदा होगा, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा, रिसर्च और प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट आएगा। भारत यूरोपीय यूनियन रिश्ते भी मजबूत होंगे, ट्रेड बढ़ेगा और इकोनॉमिक टाइज बेहतर होंगे। कुल मिलाकर ये आदिवासी विकास और सस्टेनेबल इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, लेकिन इसकी राह उतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। एफटीए में एग्रीकल्चर पहले से ही एक्सक्लूड है। यूरोपियन यूनियन सेंसिटिव सेक्टरों में छूट नहीं देना चाहता और सिया की इस मांग के कारण नेगोशिएशंस में देरी हो सकती है। ऑटो, स्टील जैसे सेक्टरों में पहले से ही डिसएग्रीमेंट्स हैं।
यूरोपीय यूनियन अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के EUDR यानी कि यूरोपीय यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन जैसे रूल्स से चेकिंग बढ़ सकती है। दोस्तों, वैसे तो सिया की ये मांग बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आदिवासियों की लाइफलाइन है और FTA में शामिल करने से भारत को बड़ा फायदा होगा, निर्यात बढ़ेगा और गरीबी घटेगी। सरकार के नेगोशिएटर्स को ये पॉइंट मजबूती से रखना चाहिए और आदिवासियों को ट्रेनिंग देकर क्वालिटी को और बेहतर बनाना चाहिए। अगर ये हुआ तो ये विन विन सिचुएशन होगा। भारत की इंडस्ट्री ग्रो करेगी और यूरोपीय यूनियन को सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कुल मिलाकर ये आदिवासी एम्पावरमेंट का अच्छा मौका है। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि भारत यूरोपीय यूनियन FTA से सिर्फ बड़े इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि आदिवासी और फॉरेस्ट सेक्टर को भी फायदा हो सकता है अगर स्मार्ट नेगोशिएशंस हुई तो। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर और आप कमेंट में बताइए कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को FTA में शामिल करने से आदिवासियों को कितना फायदा होगा, आपकी क्या राय है। तो चलिए बात करते हैं एक और अच्छी खबर की जो भारतीय चावल मिलर्स के लिए है। बांग्लादेश ने प्राइवेट सेक्टर को 2 लाख टन अतिरिक्त पार बॉइल्ड चावल आयात करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मिलर्स के लिए बड़ी राहत वाला है क्योंकि इससे नए निर्यात के दरवाजे खुल गए हैं। बांग्लादेश में स्टीम और फाइन राइस की कीमतें हाल में तेजी से बढ़ी थी। घरेलू बाजार को स्थिर करने के लिए ये कदम उठाया गया और ये 2025-26 की कुल करीब 9 लाख टन चावल आयात योजना का हिस्सा है जो बाढ़ से फसल क्षति के बाद बनाई गई थी। मजबूत क्षेत्रीय मांग के बीच ये भारतीय निर्यातकों के लिए टाइमली मौका है। दोस्तों, बांग्लादेश चावल का बड़ा कंज्यूमर है लेकिन बाढ़ और मौसम की वजह से घरेलू उत्पादन प्रभावित हुआ। सरकार ने प्राइवेट आयातकों को 2 लाख टन अतिरिक्त पार बॉइल्ड राइस जो बांग्लादेश में सबसे अधिक खाया जाता है उसकी आयात करने की अनुमति दी। इससे भारत के मिलर्स को नए ऑर्डर्स मिलेंगे, खासकर आंध्र और बंगाल से जहां पार बॉइल्ड राइस का प्रोडक्शन बहुत अधिक है। यह खबर निर्यात बूस्ट की है और कीमतों को सपोर्ट करेगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह कदम क्यों? तो आपको जानकारी ही होगी यदि आप हमारा कमोडिटी टुडे चैनल के निरंतर दर्शक हैं कि बांग्लादेश में हाल के महीनों में चावल की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची थी बाढ़ से अमन और बोरो फसल के नुकसान होने के बाद। सरकार ने घरेलू स्टॉक बढ़ाने और कीमतें कंट्रोल करने के लिए कुल 9 लाख टन चावल आयात करने का प्लान बनाया। इसमें सरकारी टेंडर से कुछ और प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा आयात होगा। पार बॉइल्ड राइस पर फोकस इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टीम और फाइन राइस महंगे होने से बाजार अस्थिर था, इसलिए प्राइवेट को अतिरिक्त 2 लाख टन चावल आयात करने की अनुमति दी गई। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी जुलाई 2025 से जून 2026 की योजना का हिस्सा है। अब हम यह समझ लेते हैं कि मुख्य फैसले में क्या क्या शामिल है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो अतिरिक्त 2 लाख टन पारबॉइल्ड राइस इंपोर्ट करने की प्राइवेट आयातकों की अनुमति जो दी गई है ये भारत से आएगा क्योंकि भारत सबसे सस्ता और करीबी सप्लायर है और पारबॉइल्ड में भारत का दबदबा भी है। इससे बांग्लादेश में कीमतें स्थिर होंगी, घरेलू बाजार को राहत मिलेगी और भारत के लिए तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मिलर्स को नए ऑर्डर्स मिलेंगे और इससे भारतीय मिलर्स और एक्सपोर्टर्स को लाभ होगा और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मिलर्स सबसे ज़्यादा इससे खुश होंगे। वहाँ पारबॉइल्ड स्वर्णा सोना मसूरी वैरायटी का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन है। नए ऑर्डर से मिल में काम बढ़ेगा, स्टॉक क्लियर होगा, कीमतें बेहतर मिलेंगी और हाल में एक्सपोर्ट डिमांड से प्राइस सपोर्ट मिला है। कुल मिलाकर भारतीय एक्सपोर्टर्स को मजबूत क्षेत्रीय मांग से फायदा होगा। बांग्लादेश भारत का बड़ा खरीदार है लेकिन इसमें हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी क्योंकि कभी कभी कोटा या ड्यूटी चेंज होती है लेकिन फिलहाल पारबॉइल्ड पर कोई बैन नहीं है, इसलिए फिलहाल कोई समस्या भी नहीं दिखाई देती। कंपटीशन भी है क्योंकि बांग्लादेश को वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान भी सप्लाई करते हैं, तो एक थोड़ा सा चुनौती का विषय लग सकता है। लॉजिस्टिक्स की समस्याएं खड़ी रहती हैं, बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट और पेमेंट के इश्यूज रहते हैं और सबसे बड़ी बात, अगर बांग्लादेश में घरेलू फसल अच्छी हुई तो आयात
ये कम हो सकता है। दोस्तों, मौजूदा समय को देखते हुए ये फैसला भारतीय मिलर्स के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग वाला है। बांग्लादेश की जरूरत और भारत की क्षमता मैच कर रही है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मिलर्स को राहत मिलेगी और कीमतें सपोर्ट में रहेंगी। सरकार को ये मौका यूज करके पारबॉइल्ड सेगमेंट को और मजबूत करना चाहिए। कुल मिलाकर ये पड़ोसी देश के साथ ट्रेड का अच्छा उदाहरण हो सकता है। विन विन सिचुएशन दिखाती है दोस्तों। ये खबर भी हमें बताती है कि क्षेत्रीय मांग और पड़ोसी देशों की जरूरत से भारतीय चावल इंडस्ट्री को नए अवसर मिल रहे हैं। चुनौतियां हैं लेकिन मौके ज्यादा हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और कमेंट में आप बताइए लिखकर कि बांग्लादेश से नए ऑर्डर से आंध्रा और बंगाल के मिलर्स को कितना फायदा होगा, आपकी क्या राय। और अब एक गर्व वाली खबर, प्राइड मोमेंट। ब्राजील और नाइजीरिया भारतीय फार्मा निर्यात के नए ग्रोथ इंजन बने। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है, लेकिन भारतीय फार्मा इंडस्ट्री रुकने का नाम नहीं ले रही। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 8 महीने यानी कि अप्रैल से नवंबर 2025 में भारतीय फार्मा निर्यात 6.5% बढ़कर $20.48 बिलियन पहुंच गया, यानी कि करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए। इसमें सबसे बड़ा योगदान आया है नाइजीरिया और ब्राजील से। नाइजीरिया को निर्यात $179 मिलियन बढ़ा, जिसने कुल ग्रोथ में 14% से ज्यादा का हिस्सा दिया। ब्राजील में भी करीब $100 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। ये दोनों देश अब उभरते हुए प्रमुख बाजार बन गए हैं। आइए सरल भाषा में इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये खबर क्या कहती है और इसका हमारे लिए क्या मायने हैं। दोस्तों, भारतीय फार्मा सेक्टर दुनिया का जेनरिक्स किंग है। सस्ती क्वालिटी वाली दवाइयां बनाता है और 200 से अधिक देशों में सप्लाई करता है। यूएस अभी भी सबसे बड़ा बाजार है, 31% से अधिक का शेयर है। लेकिन अब नाइजीरिया और ब्राजील जैसे उभरते बाजार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये खबर दिखाती है कि भारत का फार्मा निर्यात डाइवर्सिफाइड हो रहा है, 1-2 देशों पर निर्भर नहीं रह रहा। कुल $20.48 बिलियन का निर्यात और 6.5% की ग्रोथ वैश्विक अनिश्चितता में भी मजबूत परफॉर्मेंस है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा से पता चलता है कि अप्रैल से नवंबर 2025-26 में कुल फार्मा निर्यात $20.48 बिलियन का रहा है। ब्राजील और नाइजीरिया लैटिन अमेरिका के बड़े बाजार हैं, जहां हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ रहा है और सरकारी प्रोक्योरमेंट से जेनरिक दवाइयों की डिमांड तेज है। यूएस, फ्रांस, नीदरलैंड्स, कनाडा, जर्मनी और साउथ अफ्रीका जैसे दूसरे बाजारों से भी स्टेडी ग्रोथ मिली है। इसकी मुख्य वजह क्या है? उभरते बाजारों में डिमांड बढ़ रही है। नाइजीरिया और ब्राजील में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स बढ़ रहे हैं, सरकारी खरीद बढ़ रही है और लोग सस्ती भारतीय जेनरिक्स पर भरोसा कर रहे हैं। भारत की स्ट्रेंथ है कि हम दुनिया के सबसे सस्ते और क्वालिटी जेनरिक्स सप्लायर हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये बहुत डिमांड में है। डाइवर्सिफिकेशन भी है। वैश्विक अनिश्चितता यानी कि ट्रेड वॉर और इन्फ्लेशन में एक बाजार पर निर्भर ना रहकर कई बाजारों में फैलना अच्छा है। दोस्तों, इससे हमारा निर्यात बास्केट मजबूत होगा। यूएस के अलावा नए बाजारों से ग्रोथ आएगी, इंडस्ट्री स्टेबल रहेगी और कंपनियों पर अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला जैसी कंपनियों को नए ऑर्डर मिलेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा और जब ऐसा होगा तो रोजगार और इकोनॉमी पर भी इसका असर होगा, क्योंकि ज़्यादा निर्यात का मतलब है ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा जॉब और फॉरेन एक्सचेंज। ग्लोबल पोजीशनिंग की अगर हम बात करें तो भारत जेनरिक्स का विश्वसनीय सप्लायर बना रहेगा, खासकर डेवलपिंग देशों में। चुनौतियां भी होती हैं, ग्लोबल अनिश्चितता है, ट्रेड बैरियर्स हैं, करेंसी का फ्लक्चुएशंस है। ये रिस्क हमें थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटरी इश्यूज जो नए बाजारों में अप्रूवल और क्वालिटी चेक सख्त हैं, वो भी हमें समस्या में डालेंगे। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो चीन, यूरोप भी जेनरिक्स बना रहे हैं, लेकिन भारत की लागत कम और क्वालिटी अच्छी होने से एडवांटेज है। दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि ये खबर बहुत उत्साहजनक है। भारत का फार्मा सेक्टर ना सिर्फ यूएस पर निर्भर नहीं रह रहा, बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में भी मजबूत पकड़ बना रहा है। नाइजीरिया और ब्राजील का योगदान दिखाता है कि हमारी जेनरिक दवाइयां दुनिया भर में भरोसेमंद है। सरकार को पीएलआई स्कीम और एक्सपोर्ट प्रमोशन से सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो फार्मा निर्यात जल्दी ही $30 बिलियन
पार कर सकता है। कुल मिलाकर ये भारत की इकोनॉमी के लिए बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि भारतीय फार्मा सेक्टर वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत ग्रोथ कर रहा है और ब्राजील, नाइजीरिया जैसे नए बाजार इसे और तेजी दे रहे हैं। अवसर भरपूर हैं और हमें इनका लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, आप कमेंट में बताइए लिखकर कि ब्राजील और नाइजीरिया जैसे बाजारों से फार्मा निर्यात बढ़ने से भारत को कितना फायदा होगा, आपकी राय क्या है? तो दोस्तों, ये था आज का हमारा विश्लेषण। ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, इस कार्यक्रम को आप कितना पसंद कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि इससे जो जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे और हमारे चैनल को भी हौसला मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।